आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2002 की रिपोर्ट के हिसाब से बाबरी मस्जिद की साइट के नीचे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर पाया गया था। इस रिपोर्ट ने कहा कि उस जगह कई पत्थर, ईंटें और आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स मिले जो यूजुअली मंदिरों में पाए जाते हैं। B.R. मणि, जो इस रिपोर्ट के मेन ऑथर थे, उन्होंने कहा कि पिलर के जो बेसिस मिले वो एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट थे और अलाइनमेंट में थे, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि उधर एक मंदिर का मंडप था। फिर रिपोर्ट ने कहा कि उनको ऐसी कई चीजें मिली जो यूजुअली नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में पाई जाती हैं। पर इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के 20 साल बाद अब राम मंदिर इनॉग्रेट होने जा रहा है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। बहुत बड़ी प्रेपरेशंस करी जा रही है इस इवेंट के लिए। 8,000 से ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया गया है, जिसमें से कई VIPs भी हैं। राम मंदिर का प्रोजेक्ट सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। 1800 करोड़ रुपए खर्च करे जा रहे हैं इस मंदिर बनाने के लिए। ये मंदिर 70 एकड़ की जमीन पर बनाया जाएगा और मानो अयोध्या की पूरी पिक्चर बदलने वाली है इस मंदिर की वजह से। और ये मंदिर 22 जनवरी को क्यों इनॉग्रेट किया जा रहा है, और हिंदू धर्म के शंकराचार्यों ने ये क्यों कहा है कि वो सेरेमनी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। एक सवाल ये भी है कि इस मंदिर का इतिहास है क्या। राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन 3 स्टेजेस में होने वाली है। पहली स्टेज है जब ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट किया जाएगा। इस फ्लोर में गर्भगृह जहाँ राम लल्ला की मूर्ति रखी जाएगी। क्योंकि पहली स्टेज फिनिश होने वाली है, इसी वजह से इनॉग्रेशन की जा रही है। 22 जनवरी क्यों? क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये दिन है कुर्म द्वादशी का, जब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया था सागर मंथन के दौरान। क्योंकि भगवान राम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, इसलिए 22 जनवरी का दिन यूज किया जा रहा है इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए। इस सेरेमनी को प्राण प्रतिष्ठा भी कहा जाता है। ये सेरेमनी तब होती है जब कोई नया मंदिर बनने वाला होता है या फिर एक मंदिर में एक नई मूर्ति रखी जाती है। मंदिर का सेकंड फेज कंप्लीट होगा दिसंबर 2024 में, जब फर्स्ट और सेकंड फ्लोर कंप्लीट होगा और मंदिर के 360 पिलर्स पर एनग्रेविंग कंप्लीट हो जाएंगी। तीसरा फेज तब होगा जब सारे स्ट्रक्चर जैसे ऑडिटोरियम 70 एकड़ की जमीन में जो बनने वाले वो कंप्लीट होंगे। और इसी बात का विवाद चल रहा है शंकराचार्यों के बीच। हमारे यहाँ शास्त्र में सब ऋषि महर्षियों ने एक ही बात निरूपित किया है कि जो मंदिर है वो परमात्मा का शरीर है और उसका जो शिखर है वो उनकी आंखें हैं, जो कलश है वो उनका सिर है और जो ध्वजा पताका है वो उनके बाल हैं। तो अभी सिर बना ही नहीं, अभी केवल धड़ बना है और धड़ में ही आप प्रतिष्ठा कर देंगे तो ये तो हीनांग हो गया ना। उनका कहना है कि अगर मंदिर कंप्लीट हुआ ही नहीं है तो ये सेरेमनी क्यों करी जा रही है। हिंदू धर्म में 4 मठ है या फिर 4 मोनेस्ट्रीज हैं, द्वारका, जोशी मठ, पुरी और श्रृंगेरी में। इन चारों मठ के जो हेड हैं उनको शंकराचार्य कहा जाता है। कहा जाता है कि इन चारों मठों को आदि शंकर, जो एक फिलोसोफर थे, उन्होंने बनाया था। हिंदू धर्म और उसकी परंपरा की जिम्मेदारी इन 4 मठ और उनके शंकराचार्य को ही दी जाती है। पर 4 में से 2 शंकराचार्यों ने कहा है कि वो इस मंदिर की सेरेमनी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि उनका मानना है कि शास्त्रों का पालन नहीं किया जा रहा इस मंदिर की सेरेमनी के लिए। पूरी मठ के शंकराचार्य ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ही सारी सेरेमनी करने जा रहे हैं तो उनकी जरूरत ही क्या है। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा। दूसरे लोगों का मानना है कि इन चारों शंकराचार्यों को अपनी पोजीशन के बारे में इतना नहीं बल्कि धर्म के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। यह अवसर मान अपमान का नहीं है, चाहे मैं हूँ एक सामान्य नागरिक है या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य, कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं है। अगर ये दिन हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा दिन है तो वो अपनी पोजीशन के बारे में छोड़कर इस सेरेमनी में क्यों नहीं इन्वॉल्व होते। पर राम मंदिर के लिए ये कोई नया विवाद नहीं है। सबसे बड़ा विवाद तो यह है कि राम मंदिर उधर था भी या फिर नहीं। हिंदू धर्म में राम राज्य की कई डेट्स दी गई है। जैसे अनुमान लगाया जाता है कि वाल्मीकि रामायण 500 BC या फिर करीब 2500 साल पहले लिखी गई थी। अयोध्या के लोकल गाइड्स कहते हैं कि इसी वजह से कई जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स राम राज्य के दौरान थे वो अभी मौजूद नहीं है। उनका मानना है कि जो आज के मंदिर है वो बनाए गए थे उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने। नरसिंह पांडे जो एक लोकल गाइड है, उनका कहना है कि हनुमानगढ़ी जो मंदिर है अयोध्या में, राम जन्मभूमि का मंदिर और सीता रसोई, जो सारे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं हिंदू धर्म के लिए, वो महाराजा विक्रमादित्य ने ही बनाए थे। कहानी है कि विक्रमादित्य बनारस से एक गाय को लेकर आए थे जो इच्छाधारी थी, यानी कि जो भी आप उससे मांगते वो गाय पूरी करती। उन्होंने उस गाय को बोला कि वो अयोध्या के चक्कर लगाए। जहाँ भी उस गाय ने गोबर गिराया उधर विक्रमादित्य ने एक मंदिर बनाया। अब ये तो एक कहानी है, पर इस चीज का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि राम मंदिर बनाया किसने था। पर कई ट्रैवलर के रिकॉर्ड्स में ऐसे मंदिर का जिक्र किया गया है। जैसे हिस्टोरियन मीनाक्षी जैन ने
इन रिकॉर्ड्स के बारे में बात करी अपनी किताब में। उन्होंने कहा कि 19वीं सदी में कई अरबिक, उर्दू और पर्शियन टेक्स्ट में लिखा गया था कि कैसे एक मंदिर हटाया गया था बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। कई साल पहले मौलाना हकीम सैयद अब्दुल है ने एक किताब लिखी थी। अली मियां, उनके बेटे ने इस किताब की उर्दू ट्रांसलेशन में लिखा कि बादशाह बाबर जो मुगल साम्राज्य के फाउंडर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा राम मंदिर डिस्ट्रॉय किया था एक मस्जिद बनाने के लिए। फिर उन्होंने एक ऑस्ट्रियन ट्रैवलर जोसेफ टाइफन थेलर के बारे में भी बात करी कि इधर एक घर होता था विष्णु का राम के फॉर्म में, जिसको बाद में औरंगजेब या फिर बाबर ने हटा दिया था। मीनाक्षी जैन कहती कि अवध को जब अंग्रेजों ने टेक ओवर कर लिया था, उनके रिकॉर्ड्स भी यही कहते थे कि बाबरी मस्जिद से पहले उधर एक मंदिर होता था। उन्होंने कई और हिस्टोरिकल सोर्सेज दिए अपनी किताब में, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दी है। पर हर हिस्टोरियन इस चीज से अग्री नहीं करता। हिस्टोरियन ज्ञानेंद्र पांडे ने भी कहा कि हर हिंदू ऐतिहासिक टेक्स्ट में इस मंदिर की बात नहीं की गई है। कई हिस्टोरियंस ने कहा कि बाबरनामा या फिर अकबरनामा में अयोध्या के ऐसे कोई मंदिर की बात नहीं करी गई। कई हिस्टोरियंस ने यह भी कहा कि तुलसीदास, जो एक बहुत बड़े राम भक्त थे और अकबर के जमाने में जीवित थे, उन्होंने भी कोई ऐसे मंदिर की बात नहीं करी। ऐसे ही कई आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कंसिडर करे थे। थोड़ी देर में मैं आपको इस जजमेंट के बारे में भी बताऊंगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने कहा कि पहला रिकॉर्डेड कॉन्फ्लिक्ट इस मंदिर के बारे में हुआ था 1855 में। कई हिंदू संतों और मुस्लिम्स के बीच लड़ाई हो गई थी बाबरी मस्जिद को लेकर। इन हिंदू संतों का कहना था कि बाबरी मस्जिद से पहले उधर एक मंदिर था और ये जमीन उनकी है। हिस्टोरियन सुशील श्रीवास्तव के हिसाब से एक आदमी ने इस लड़ाई को और बिगाड़ दिया था। ये थे एक मंदिर के महंत, जिसको दूसरे पंडितों ने मंदिर से बाहर कर दिया। गुस्सा आकर वो लखनऊ चले गए, जहाँ उन्होंने इस्लाम अपना लिया। उधर ये महंत एक फकीर से मिले, जिनको उन्होंने कहा कि कई हिंदूज मस्जिद पर कब्जा करना चाहते हैं। जिसके बाद हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच दंगे स्टार्ट हो गए। 30 नवंबर 1858 को एक और इंसिडेंट हुआ, जब महंत निहंग सिंह फकीर पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति रखी, उधर पूजा करी और दीवारों पर राम राम लिखा। इस इंसिडेंट के दौरान उनके साथ 25 और सिख आदमी थे और इसी इंसिडेंट के बारे में राजनाथ सिंह ने बात करी थी। तो यहाँ भी लिखित सरकारी इतिहास में सिखों से ही प्रारंभ होता है। राम जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ, यह भी सिखों से ही प्रारंभ होता है। इस मुद्दे को फिर सॉल्व करने के लिए अंग्रेजों की सरकार ने एक कॉम्प्रोमाइज क्रिएट करने की कोशिश करी, जहां उन्होंने डिस्प्यूटेड एरिया में एक दीवार डाल दी। पर दीवार सेपरेट कर क्या रही थी? जो डिस्प्यूटेड साइट थी, उधर बस बाबरी मस्जिद नहीं था, बल्कि कई और स्ट्रक्चर्स थे। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने भी बात की। एक था राम चबूतरा, जिसको राम जन्मभूमि कहा जाता था और जो बाबरी मस्जिद से कुछ ही दूर था। फिर थी सीता की रसोई, और सीता की रसोई के पास थे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के फुटप्रिंट्स। अब उस इलाके में कई और स्ट्रक्चर्स भी थे, जैसे भंडार हुआ, हनुमान द्वार, सिंह द्वार, पर ये स्ट्रक्चर्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने सीता रसोई, राम चबूतरा और बाबरी मस्जिद को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो अंग्रेजों ने एक दीवार लगा दी इन डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर्स के बीच ही। उन्होंने बाबरी मस्जिद के कंपाउंड को एक इनर और आउटर कोर्टयार्ड में डिवाइड कर दिया। इनर कोर्टयार्ड में था बाबरी मस्जिद और आउटर कोर्टयार्ड में थे राम चबूतरा और सीता की रसोई। मुस्लिम्स नॉर्थ गेट से ही आ सकते थे और हिंदूज बस ईस्ट गेट से। दोनों कम्युनिटी के मेंबर्स एक दूसरे के इलाके में एंटर नहीं कर सकते थे। अब इस कॉम्प्रोमाइज से एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो मिल गया था, पर पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और ये हमें दिखा 1949 में। 23 दिसंबर 1949 ईस्वी आपने श्री राम लला जी का प्राकट उत्सव किया था और वहाँ बाबरी मस्जिद में भगवान का अवतार हुआ था। 22 दिसंबर 1949 की रात को राम लल्ला की मूर्ति मस्जिद में प्रकट हुई। अगले दिन अभिराम दास कई लोकल स्कूल्स गए और उन्होंने ये ऐलान किया कि भगवान राम प्रकट हुए हैं। कई लोगों की भीड़ जमा हो गई क्योंकि वो भगवान राम के दर्शन चाहते थे। लेकिन अभिराम दास पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ही मूर्ति मस्जिद के अंदर रखी थी। मुस्लिम समाज में फिर एक डर बैठ गया कि ये एक तरीका है उनके मस्जिद को टेक ओवर करने का। फिर एक FIR भी दर्ज करी गई इसके बारे में। ये खबर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी पहुंची, जो इस इंसिडेंट से बहुत चिंतित थे और उन्होंने कहा कि इस इंसिडेंट की वजह से फ्यूचर में बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। कृपाल सिंह, जो शहर के सुपरिटेंडेंट थे पुलिस के, उन्होंने खत लिखा KK नायर को, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। खत में उन्होंने लिखा कि एक बहुत बड़ी अफवाह फैल रही है कि कई हिंदू समाज के लोग मस्जिद में घुसने की कोशिश करेंगे। KK नायर, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, वो इस बात से चिंतित नहीं थे। उन्होंने होम सेक्रेटरी को एक लेटर में लिखा कि कई मुस्लिम्स ऐसी चीजों को एग्जैजरेट कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिया कि वो राम लल्ला की मूर्ति उधर से हटाए।
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ये करने से मना कर दिया और कहा कि वो रिजाइन कर देंगे, पर वो ये चीज करेंगे नहीं। फिर एक इमरजेंसी सिचुएशन उधर डिक्लेयर करी गई और उस एरिया को सील कर दिया गया। इस इंसिडेंट के 40 साल बाद 5 मेजर लीगल केसेस फाइल करे गए, जिसको इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मर्ज कर दिया था। जैसे एक लीगल केस फाइल किया था निर्मोही अखाड़ा ने, जिन्होंने कहा कि राम मंदिर की जो जिम्मेदारी है वो उनकी है और वो राइटफुल ओनर है उस जमीन के। एक लीगल केस भगवान राम लल्ला विराजमान की तरफ से हुआ, यानी भगवान राम उस लीगल केस में रिप्रेजेंट किए जा रहे थे। एक लीगल केस सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने किया, ये कहकर कि मस्जिद की जिम्मेदारी उनको देनी चाहिए और मस्जिद के अंदर से सारी मूर्तियां हटा देनी चाहिए। अब लीगल केसेस तो बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, पर पॉलिटिकल दुनिया में घमासान होने ही वाला था। 1981 में तमिलनाडु के एक मंदिर में 200 दलित परिवारों ने इस्लाम धर्म अपनाया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने कहा कि उनके धर्म पर एक बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने कई मीटिंग्स बुलाई, जिसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि राम मंदिर को बनाया जाएगा। उन्होंने राम मंदिर की डिमांड करते हुए 3 चीजें कही। पहला कि जहाँ बाबरी मस्जिद खड़ा है वही भगवान राम का जन्म स्थान है। दूसरा कि उधर एक ऐतिहासिक मंदिर होता था जो हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा कि बाबर ने ये मंदिर तोड़ा था एक मस्जिद बनाने के लिए। पूरे देश भर VHP मोबिलाइजेशन कर रही थी ताकि ये राम मंदिर की डिमांड जागे, पर एक इंसिडेंट हो गया जिसने इस डिमांड को रोक दिया। Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by 2 of her own bodyguards. इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी एक रिकॉर्ड इलेक्शन विक्ट्री के साथ प्राइम मिनिस्टर बने। That I will uphold the sovereignty and integrity of India. प्राइम मिनिस्टर बनने के 1 साल बाद एक बहुत बड़ा लीगल केस आया शाह बानो का। शाह बानो एक मुस्लिम महिला थी जिन्होंने एक लीगल केस फाइल किया अपने हस्बैंड के खिलाफ। उनके पति ने उनको डिवोर्स कर दिया था, पर उनका आर्गुमेंट था कि उनको मेंटेनेंस पैसा मिलना चाहिए अपने हस्बैंड से। उनके हस्बैंड ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से मेंटेनेंस का पैसा बस 3 महीने यानी कि इद्दत के समय ही दिया जाता है। कोर्ट्स ने पति की नहीं बल्कि शाह बानो की बात मानी। शाह बानो को मोहम्मद अहमद खान द्वारा गुजारा भत्ता देने का आदेश देती है। जिसके बाद कई कंजर्वेटिव मुस्लिम्स प्रोटेस्ट करने लग गए। राजीव गांधी पर बहुत दबाव डाला गया कि उनको इसके बारे में कुछ करना होगा, इसलिए उन्होंने कोर्ट की रूलिंग को ओवरटर्न कर दिया एक नए लॉ से। कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने आरोप डाला राजीव गांधी पर कि वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इन हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को सैटिस्फाई करने के लिए फिर राजीव गांधी ने एक नई तरकीब सोची। उनको मौका मिला था 1986 में, जब एक आदमी उमेश चंद्रा ने ये एक लीगल केस फाइल किया कि राम मंदिर पर ग्रिल लॉक क्यों लगाए गए हैं, पूजा और दर्शन तो मंदिर में होनी चाहिए। उमेश चंद्रा ने कहा कि बस 2-3 पंडितों को ही नहीं बल्कि सबको एक्सेस मिलनी चाहिए राम मंदिर की। राजीव गांधी की सरकार ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और फिर ताले हटा दिए गए। उसी साल राजीव गांधी सरकार ने दूरदर्शन को अप्रूवल दिया रामायण ब्रॉडकास्ट करने के लिए, जिसने पूरे देश में भगवान राम की तरफ भावना और बढ़ा दी। रामायण के दौरान मानो पूरा देश थम सा जाता, कई लोग चप्पल उतार के रामायण देखते। कुछ साल बाद राजीव गांधी सरकार ने VHP को सपोर्ट भी किया राम मंदिर की फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी के लिए, जिसको शिलान्यास भी कहा जाता है। पर दोनों तरफ अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने की वजह से राजीव गांधी का फायदा नहीं हुआ, उल्टा फायदा हुआ एक नई पॉलिटिकल पार्टी का, BJP, जिनकी 1989 इलेक्शंस में 2 सीट से 85 सीट्स हो गई। एक नई कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई गई BJP के सपोर्ट से। एक मेजर फैक्टर BJP के सक्सेस के पीछे था उनकी लोकल ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज उनके लिए आज भी मदद करती है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके बारे में, जब मैंने बात करी थी कि RSS से कितना फायदा पहुंचता है BJP को। और इस वीडियो बनाने के लिए मैंने रिसर्च यूज करी थी प्रशांत झा की किताब हाउ BJP विंस, जिसकी ऑडियो बुक आप कुकू FM पर सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक में प्रशांत झा ने बात करी है BJP के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उनके डिफरेंट इलेक्शन स्ट्रैटेजीज और संघ परिवार का रोल, BJP की आइडियोलॉजी और बूथ लेवल पॉलिटिक्स में। कुकू FM पर आपको ढेर सारी ऑडियो बुक्स मिलेंगी, चाहे वो फिक्शन हो, हिस्ट्री हो या फिर सेल्फ हेल्प हो। ये ऑडियो बुक्स हिंदी में ही नहीं कई रीजनल लैंग्वेजेस में भी है। क्योंकि ये ऑडियो बुक्स हैं, इनको आप कभी भी अपने टाइम के हिसाब से सुन सकते हो, चाहे अपने कम्यूट में, घर में आराम से या फिर सोने से पहले। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ आप कुकू FM की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और मोहक 50 का कूपन कोड यूज कीजिए ताकि आपको पहले महीने में 50% डिस्काउंट मिले। अब आते हैं अपनी कहानी पर वापस। BJP की राइज के साथ साथ एक पॉलिटिकल लीडर का भी राइज हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी।
जिन्होंने राम मंदिर का मुद्दा एक प्रायोरिटी बना दिया। उन्होंने एक निर्णय लिया कि क्यों ना वो एक यात्रा पर चले जहां वो गांव-गांव जाएं राम मंदिर की डिमांड बढ़ाने। बीजेपी लीडर प्रमोद महाजन के साथ वो इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद निर्णय लिया गया कि चलने की बजाय क्यों ना वो एक रथ यात्रा करें गाड़ी में। ये रथ यात्रा होनी थी सोमनाथ से लेकर अयोध्या। आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। इस रथ यात्रा के दौरान कई अग्रेसिव स्पीचेस दी गई। कई स्पीचेस में मुस्लिम्स को डीह्यूमनाइज किया गया और देश का माहौल बहुत गर्म हो गया। 2 महीने के अंदर 100 से ज्यादा दंगे हुए और 500 से ज्यादा लोग मारे गए। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा कंप्लीट हो नहीं पाई क्योंकि बिहार में लालू प्रसाद यादव ने उनको अरेस्ट कर लिया था। इस अरेस्ट के बाद बीजेपी ने अपना सपोर्ट छोड़ दिया था कोएलिशन गवर्नमेंट को और सरकार ही गिर गई थी। नए प्राइम मिनिस्टर बने पीवी नरसिम्हा राव और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी ने कहा कि ये रिजल्ट दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के लोग राम मंदिर चाहते हैं। जून 1992 में कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन मांगी कि वो चतुर्मास की सेरेमनी अयोध्या में करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अयोध्या में लाखों लोग जुटने लग गए। कई लोग बाबरी मस्जिद के पास ही उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पर एक प्लेटफॉर्म बनाने लग गए थे। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को बहुत टेंशन थी कि इस वजह से और गर्मा गर्म माहौल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने 3 महीने का समय मांगा इस चीज को एक कॉम्प्रोमाइज में बदलने का, ताकि वो इस पूरे डिस्प्यूट को सॉल्व कर दे। पर 3 महीने के बाद कुछ हुआ नहीं। हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि वो अपनी कार सेवा तो कंटिन्यू करेंगे और प्राइम मिनिस्टर को आश्वासन दिया कि कुछ होगा नहीं। पर 6 दिसंबर 1992 को चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। बाबरी मस्जिद तोड़ा गया। बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कई पिटीशन सुनी। 11 साल तक विटनेसेस की सुनवाई हुई। 2002 में गोधरा ट्रेन हादसा हुआ जहां कई कार सेवक्स मारे गए, जिसके बाद गुजरात के दंगे हुए और उसी साल हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जिम्मेदारी दी बाबरी मस्जिद के डिस्प्यूटेड साइट पर एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने की। 1 साल बाद ASI ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। उस रिपोर्ट में था क्या, मैं बताता हूँ। ASI की रिपोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद था। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बात करी थी कि ASI ने कहा कि उनको कई एलिमेंट्स मिले जो यूजुअली एक हिंदू मंदिर में मिलते हैं। कई हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट D मंडल और शिरीन रत्नाकर ने इस रिपोर्ट के खिलाफ टेस्टिफाई भी किया। 7 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, जहाँ उन्होंने बेसिकली जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। जहाँ राम लल्ला की मूर्ति थी वो उन्होंने राम लल्ला और उनके रिप्रेजेंटेटिव को दे दी। राम चबूतरा और सीता की रसोई निर्मोही अखाड़ा को, जो 1/3 जमीन बच गई थी इनर और आउटर कोर्टयार्ड में, वो उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को दे दी। इस वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी ने मांगा ही नहीं कि आप 3 हिस्सों में बांट दो। फिर हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? 2019 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिस्प्यूटेड जमीन थी वो हिंदू कम्युनिटी को दे दी थी और 5 एकड़ जमीन उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को दी, ये कहकर कि उधर एक बड़ा मस्जिद बनेगा अयोध्या में ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट में क्या आर्ग्यूमेंट दिए? उन्होंने ASI की रिपोर्ट को ढंग से समझा। जहां ASI की रिपोर्ट ने कहा कि एक हिंदू स्ट्रक्चर उधर जरूर मौजूद था, पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट में कई गैप्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ASI की रिपोर्ट में 3 चीजें मिसिंग थी। पहला सवाल था कि जो हिंदू स्ट्रक्चर था उसको डिस्ट्रॉय क्यों किया गया था। दूसरा सवाल था कि क्या इस हिंदू स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया था एक मस्जिद बनाने के लिए। और तीसरा सवाल था कि इस स्ट्रक्चर की डेटिंग 12वीं सदी के अराउंड थी। बाबरी मस्जिद बना 16वीं सदी में, तो 400 साल के बीच इस स्ट्रक्चर के साथ हुआ क्या, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसकी वो जमीन है ये कहना मुश्किल है, इसलिए वो लीगल प्रिंसिपल्स यूज करेंगे जो सिविल केसेस में यूज करे जाते हैं एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई ट्रैवलर के अकाउंट्स पढ़े, जैसे ऑस्ट्रियन टाइफनथाइलर हो गया या फिर मॉन्टगोमरी मार्टिन, जिन्होंने कहा कि उस जमीन पर कई हिंदू जरूर प्रे करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि एविडेंस के हिसाब से कई मुस्लिम्स भी मानते हैं कि कई हिंदू एलिमेंट्स मस्जिद में मिले हैं, जैसे जय विजय, वरह और गरुड़। तो सारे एविडेंस को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओनरशिप की राइट ज्यादा हिंदू कम्युनिटी को मिलती है। पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि 1949 और 1992 में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ एक्शन लिया गया। 1949 में जब राम लल्ला की मूर्ति इंस्टॉल करी गई मस्जिद के अंदर,
और 1992 में जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया। इन दोनों चीजों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को जमीन दे रहे हैं अयोध्या में एक मस्जिद बनाने के लिए। इस वर्डिक्ट की वजह से ही अब राम मंदिर की इनॉग्रेशन उस जमीन पर हो रही है, जिससे अयोध्या के शहर को जरूर फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि वो उधर करीब 200 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं 30,000 करोड़ रुपए के, जिससे कई छोटे बिजनेसेस का फायदा होगा। जैसे कमल कौशल शहर में बर्तन बेचते हैं और उन्होंने कहा कि 35 साल में मैंने बर्तनों की ऐसी डिमांड नहीं देखी जो मैंने इस साल देखी है। इसके साथ अयोध्या एक रिलीजियस टूरिज्म की बहुत बड़ी डेस्टिनेशन भी बनेगी। कई मेजर हॉस्पिटैलिटी चेन्स जैसे ताज और रैडिसन उधर होटल्स खोलने जा रही है। पर इस मंदिर का इम्पैक्ट बस अयोध्या की इकोनॉमी में ही नहीं, हमें हमारी राजनीति में भी देखने को मिलेगा। राम मंदिर मुद्दा एक मेजर कारण था जिसकी वजह से बीजेपी की सीट्स 2 से 85 तक चली गई थी। ये जरूर है कि राम मंदिर की इनॉग्रेशन एक बहुत बड़ा इलेक्शन मुद्दा बनेगा 2024 के इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान। जो कोर बीजेपी वोटर है वो इस बात से तो खुश है क्योंकि बीजेपी सरकार ने 2 मेन चीजों पर डिलीवर कर दी है, आर्टिकल 370 और राम मंदिर। अब जब ये इनॉग्रेशन होने जा रही है, कई लोग बहुत खुश हैं इस बात से। देश के कई कोनों में मानो दिवाली जैसा अवसर है। मेरे परिवार में भी कई लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये धर्म और विश्वास की बात है। अगर कोई रिलीजियस है और बहुत खुश है तो हमें उनकी बातों पर पानी नहीं फेंकना चाहिए, पर हमें ये जरूर इंश्योर करना चाहिए कि इस खुशी में हम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। कुकू एफएम को चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मोहक 50 से आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा अपने पहले महीने में।